हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल डाइट पर। तो हम बात करेंगे अपने दूसरे पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में अध्याय 7 का पहला पार्ट। ठीक है, हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हमारा रह गया था पादपों में समनव्य है। ठीक है, एक तो हमारा पादपों में समनव्य रह गया था और हमारे जंतु में हार्मोन, पादपों में हार्मोन। तो पहले हमारा पादपों में समनव्य है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम पादपों में और जंतुओं में हार्मोन। ठीक है, पहले पढ़ेंगे जंतुओं में हार्मोन, उसके बाद पढ़ेंगे पादपों में हार्मोन। तो हमारा जो पार्ट 2 था ये रहा। ठीक है, हमने जो पार्ट 1 है ना, उसकी जो प्लेलिस्ट है 10th क्लास की मेरे चैनल पे, उस पर हमने डाल दी है प्लेलिस्ट में पार्ट 1। अब ये पार्ट 2 रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इसमें पढ़ना है पादपों में समनव्य भी है। पादप दो भिन्न प्रकार की गतियाँ दर्शाते हैं। तो सबसे पहले है इसमें गति। हम पढ़ेंगे पादपों की गति के बारे में। जैसे कि एनिमल्स में गति होती है ना, कि गति करते हुए देखते हैं हम। अब हम हाथ हिला रहे, ये भी एक तरह की गति है ना। ठीक है, तो इस तरह ही हम पादपों में गति देखते हैं, बोलते हैं। सबसे पहली बात तो हमें पता है पादप सजीव है। ठीक है, अब जिस तरह हम बोलते हैं कि जंतु सजीव है, इस तरह ही पादप भी सजीव है, कि मतलब वे भी गति करता है। सजीव का मतलब कि गति करता है, पादप भी और जंतु भी। तो अब हम ऐसे ऐसे कैसे पता करें कि पादप गति कर रहा है। ठीक है, कि पादप क्या गति कर रहा है, उसकी वजह से वे सजीव है, किस गति की वजह से सजीव है वे। चलो उस पर बात करेंगे हम। पादपों में दो भिन्न प्रकार की गतियाँ होती हैं। नंबर 1 वृद्धि पर आश्रित गति, नंबर 2 वृद्धि से मुक्त गति। वृद्धि पर आश्रित, सबसे पहले यह, जब एक बीज अंकुरित होता है, कोई बीज अंकुरित हो गया, तो जड़ें नीचे की ओर जाती हैं तथा तना ऊपर की ओर जाता है। अब देखो, ये हमारा एक मैसेज है, क्या के लिए? गति के लिए, पादप की। अब कोई हमारा प्लांट है ना, कोई प्लांट हो गया। अब हमारा प्लांट हो गया। अब देखो, जो जड़ें नीचे की ओर जाती हैं, जो जिसकी जड़ें हैं प्लांट की, वही जाएंगी ना। हम इसमें पानी डालेंगे, वे नीचे की ओर जाएंगी तथा तना ऊपर की ओर जाता है। और जब ये शाखाएं हैं, ये शाखाएं यूं बढ़ेंगी ऊपर की ओर। ठीक है, आती हैं, मतलब कि वृद्धि पर आश्रित गति है। ये गति ऐसी है जिसमें हम प्लांट की, पादप की वृद्धि होते हुए दिखती है। ठीक है, इसमें पादप ऊपर की ओर वृद्धि कर रहा और जड़ें नीचे की ओर वृद्धि कर रही। यानी कि देखो, प्लांट है, जड़ें तो ऐसे वृद्धि कर रही नीचे की ओर, और जो प्लांट है, पत्तियां उसकी ऊपर की ओर वृद्धि कर रही। तो इस तरह हो गया पादप की गति के बारे में। ठीक है, इसलिए बोलते हैं वृद्धि पर आश्रित गति। वृद्धि पर आश्रित मतलब कि ये वृद्धि दिखाती है, इसमें वृद्धि हमने जो है ऐड कर रखी है। ठीक है, कि इसमें पादप की वृद्धि, ग्रोथ शो हो रही, कि हाँ भाई पादप गति करते हैं। गति में क्या दिखाते हैं? वे अपनी वृद्धि, जो जड़ों में वृद्धि करते हैं और अपने उसमें तनों में। वृद्धि से मुक्त गति, छुई मुई के पादप की पत्तियां छूते हैं, जो हमारे छुई मुई के पादप होते हैं उसे छूते हैं तो वे मुड़ने प्रारंभ कर देती हैं तथा नीचे झुक जाती हैं। ये देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। ये भी एक एग्जाम्पल है प्लांट का, पादप का, कि हमारा कोई छुई मुई का पेड़ है। ठीक है, हमारा छुई मुई का पेड़ देखा होगा आपने, उस पर ऐसे उसकी पत्ती होती है, उस पर उंगली लगाते हैं तो वे ऐसे हो जाती है। हमारे जैसे कि पत्ती खुल रही है ना, उस पर हम टच करेंगे तो उसकी पत्तियां ऐसे हो जाती हैं। देखो लिखा हुआ है, तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती है। पत्तियां छूते हैं, ये देखो यार, पत्तियां छूते हैं तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देते हैं तथा नीचे की ओर झुक जाती है। अब ये भी एक वृद्धि है, लेकिन ये कैसी है? वृद्धि से मुक्त, मतलब कि इसमें हमने वृद्धि में कोई वृद्धि के बारे में नहीं बताया कोई। अब देखो, इसमें वृद्धि हो रही थी। अब कोई प्लांट की पत्ती समझ लो, ये हो गई, समझ लो ये छुई मुई के प्लांट की पत्ती है। ठीक है, उसकी पत्तियां ऐसे होती हैं, ऐसे। ठीक है, छुई मुई के प्लांट की पत्तियां, तो हमने इस पर टच किया, अब ये ना ऐसे बंद हो जाएगी, ऐसे छूट जाएगी, ऐसे छूट जाएगी बिल्कुल। ये सब ऐसे ऐसे बंद हो जाती है प्लांट की पत्तियां छुई मुई के। तो ये हमारी वृद्धि से मुक्त गति। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा कि वृद्धि पर आश्रित गति लिखो, प्लांट में गति लिखो, कि प्लांट में सजीव कैसे मानते हैं हम, ये लिखो। तो ये लिखना है उसमें गति के आधार पे। ये वृद्धि पर आश्रित है जिसमें प्लांट की वृद्धि हो रही, और ये वृद्धि से मुक्त है जिसमें मुक्त नहीं हो रही लेकिन वे सिकुड़ रही। ठीक है, अब देखो इसमें देखो, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, पौधों को जिस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे के जिस भाग में गति होती है, अतः स्पर्श वाला बिंदु व गति वाला बिंदु दोनों भिन्न है। अब देखो बिल्कुल सही है ना। प्लांट के हम इस पार्ट पे कर रहे हैं हम टच, मानो हमने इस पार्ट पर टच करा, लेकिन ये जो पूरी बंद होगी, हमने इस पार्ट पे टच करा, पूरी बंद हो रही है ना, इसी पे है। पौधे के जिस बिंदु पर छुआ जाता है, हमने इस बिंदु पर छुआ। ठीक है, और पौधे के जिस भाग में गति होती है,
पौधे के पूरे भाग में गति होगी, पूरे के पूरे में, ये पूरा बंद हो जाएगा। अतः स्पर्श वाला बिंदु व गति वाला बिंदु दोनों भिन्न है। हाँ, दोनों भिन्न है। देखो, स्पर्श वाला बिंदु ये है, गति वाला बिंदु पूरा है, तो ये भिन्न है। ये उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। ठीक है, अगर हेडिंग आएगी तो इसमें ये लिखना है। अब देखो, पादपों में भी स्पर्श होने की सूचना का संचरण होता है। अब हमने क्या पढ़ा था? जंतुओं में हमने पढ़ा था स्पर्श होने का। हम टच कर रहे हैं, हमें लगा ठंडा है, ठंडा लगा, गर्म लगा, तो जो हमारी कोशिका सेल्स हैं वे पहुंचा रही मैसेज हमारे मेरुरज्जु को और हमारे माइंड को। तो इसमें क्या पहुंचाता है? पादपों में भी स्पर्श होने की सूचना का संचरण होता है। ये दिखा दिया इसने। पादप सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने, देखो, कोशिका को दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए, ये देखो, वैद्युत रसायन। जंतुओं में तो हम बोलते रहते हैं कि कोशिका जो होती हैं वे पहुंचाती हैं मैसेज। ठीक है, तंत्रिका कोशिका पहुंचाती हैं। अब प्लांट में क्या बोलेंगे हम? प्लांट में बोलना है हमको वैद्युत रसायन। ठीक है, वैद्युत रसायन का उपयोग करते हैं पादप जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं। मेन पॉइंट, जल की मात्रा में परिवर्तन करके आकृति बदल लेते हैं। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। अब हम सोचते हैं कि इसका आकार क्यों बदल रहा? अब देखो, शुरू से समझो इसको बिल्कुल। स्पर्श करा हमने, स्पर्श करा जंतुओं में, वो तो समझ गए हम। हमने पादपों में सूचना का संचरण होते हैं। अब हमें देखना कि इसमें सूचना का संचरण कैसे हो रहा। पादप सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन का उपयोग करते हैं। अब हम इसको छुएंगे ना, तो ये वैद्युत रसायन का उपयोग करेगा। ठीक है, वैद्युत रसायन का उपयोग करते हैं। पादप जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं। अब उसमें है ना हमारी जो चेंज होता है वो उसके जल की मात्रा में होता है। प्लांट के अंदर जो वाटर होता है ना, जल, तो उसकी मात्रा में परिवर्तन होता है। देखो, जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं। हम छू रहे, पादप सिकुड़ रहा, ये जल की मात्रा में परिवर्तन है पादप की। ठीक है, जल की मात्रा में। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। समझ गए? फूलने या सिकुड़ने में है तो फूलेगा या फिर सिकुड़ेगा। हमने छूने के पत्ते में क्या पढ़ा कि सूखेगा, पत्ती में सूख गया, उनका आकार बदल जाता है। उसका आकार पहले ऐसे था, उसका आकार ऐसे हो गया। तो ये हमारी पादपों में भी स्पर्श वाला। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये बोलते हैं कि पादपों में संकेत कैसे पहुंचते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वैद्युत रसायन की तरफ से। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। एमसीक्यू आता है या फिर इस पर थ्योरेटिकल लिखने का आता है। ठीक है, पढ़ेंगे प्रतान, टेंडिल। प्रतान या टेंडिल क्या होते हैं? ठीक है, देखो, पादप का धागे जैसा वह भाग जो उसे किसी स्तंभ या किसी अन्य प्रकार के सहारे पर चढ़ने में सहायता करता है। किसी स्तंभ या किसी स्तंभ पर चढ़ेंगे, किसी अन्य प्रकार के सहारे, धागे जैसा भाग, मेन पॉइंट, चढ़ने में सहायता करता है। इसमें ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। ये देखो, हमारी अमर बेल होती है। ठीक है, बेल हो गई हमारी। हमने कोई चीज़ ले ली, कोई पौधा मान लो, ये हमारा कोई पौधा है। यहाँ पर हमारी यहाँ पर बेल है। ये तो मैं देखूंगी अपने, ये बेलें ऐसे चढ़ जाती हैं पूरी प्लांट के ऊपर, ऐसे चढ़ जाती हैं प्लांट के ऊपर। अगर कोई यहाँ पर अलग वॉल दीवार भी है ना यहाँ सी, तो ये यहाँ पर चढ़ जाएंगी ऊपर। तो ये क्या है? किसी अन्य प्रकार के सहारे पर चढ़ने में सहायता करता है। इसमें ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। ये जो है ना, ये प्रतान है, ये सारा प्रतान है। ठीक है, टेंडिल जो पादप को चढ़ने में ऊपर हेल्प कर रहा। तो अब हम क्वेश्चन आएगा, जो प्रतान होता है वे क्या होता है? जो पादप को हमें प्लांट पे ऊपर चढ़ने की हेल्प करता है वे प्रतान होता है। ठीक है, सहारे, किसी के सहारे चढ़ने की, जैसे कि कोई प्लांट हो गया, कोई दीवार हो गई, कोई अन्य चीज़ हो गई, उसके सहारे जो चढ़ता है ना, तो उसे हम प्रतान कहते हैं, टेंडिल। इंग्लिश में बोलते हैं हम टेंडिल। पढ़ेंगे हम अनुवर्तन के बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुवर्तन क्या होता है? वृद्धि के कारण होने वाली गति, यह दो प्रकार से होता है। अनुवर्तन एक प्रकार की वृद्धि है प्लांट में। ठीक है, जो ऊपर और नीचे की साइड होती है। अब इसमें हमारे 5 तरह के दिए हैं। देखो, धनात्मक, ऋणात्मक। पहले तो ये होगा इसका धनात्मक ऋणात्मक अनुवर्तन का। इसमें हमारे गुरुत्वानुवर्तन है, पहले तो अनुवर्तन ही हो गया, फिर ये इसमें गुरुत्वानुवर्तन है, रसायनुवर्तन है, प्रकाशानुवर्तन है, स्पर्शानुवर्तन है। अब वृद्धि के पढ़ेंगे पहले। अनुवर्तन क्या होता है? वृद्धि के कारण होने वाली गति, यह 2 प्रकार से होती है। धनात्मक, जब पत्ती प्रकाश की तरफ बढ़े उद्दीपन की दिशा में,
कोई पत्ती है, कोई प्लांट है, मान लो ये कोई प्लांट है ना, सूरज है यहाँ पर। अब जो उसकी ग्रोथ होगी, जब पत्ती प्रकाश की तरफ बढ़े उद्दीपनी की दिशा में, उद्दीपनी हो गया, ये पत्ती इसकी तरफ ग्रो कर रही ना, इसकी तरफ ग्रो करेंगी, मतलब ये ऊपर की साइड होंगी, तो ये हमारा धन प्रकाश की तरफ बढ़े उद्दीपन, तो ये हमारा धनात्मक है। ऊपर की तरफ जा रही धनात्मक, जब जड़ नीचे की तरफ बढ़े उद्दीपनी की उल्टी दिशा, इसकी जड़ होगी ऐसे जाएगी, बहुत ईजी है, बहुत आसान, ठीक है। ये नीचे की तरफ जा रही तो ऋणात्मक, ऊपर की तरफ जा रही तो धनात्मक, ठीक है। अब इसी तरह धनात्मक और ऋणात्मक में समझ गए। प्लांट है कोई, ऊपर से सनलाइट आ रही, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तो ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा, पत्ती ऊपर की तरफ ग्रो कर रही, तो ये धनात्मक अनुवर्तन। और जो जड़ है, जड़ नीचे की तरफ फैल रही, तो ये हमारा ऋणात्मक अनुवर्तन, ठीक है, बहुत आसान। अब इसमें 4 तरह के हैं, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, स्पर्श अनुवर्तन। अब प्रकाश अनुवर्तन तो पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गुरुत्वानुवर्तन। अब हमने गुरुत्वानुवर्तन का एग्जाम्पल ले रखा, गुरुत्वानुवर्तन का, ठीक है। प्लांट है कोई, अब समझो गुरुत्वानुवर्तन कैसे होता है। वृद्धि के कारण होने वाली गति उद्दीपनी की तरफ, ठीक है, उद्दीपनी की तरफ वृद्धि के कारण होने वाली गति, वो ये सेम टू सेम, सब में सेम टू सेम वही है, बस उसका प्रोसेस समझना है कैसे है, समझने के बाद ही आएगा ना समझ में, लिखा जाएगा। प्रकाश ये रहा। अब हम गुरुत्व कैसे देखें, गुरुत्व हम ऐसे देखते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का बल कैसे लगता है, ऐसे लगता है ना, नीचे की साइड। तो देखो हम नीचे की साइड देखेंगे। अब नीचे की साइड जो इसमें ये गति हो रही है ना, नीचे की साइड, ये कहलाएगी हमारी धनात्मक, क्योंकि हमारी गुरुत्वानुवर्तन है, ठीक है। हमारी प्रकाश अनुवर्तन थी तो हमारे ऊपर की साइड थी, गुरुत्वानुवर्तन है तो नीचे की साइड होगी, जाहिर सी बात है ना। तो देखो ये हो गई नीचे की साइड धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति, ऊपर की साइड जो हो रही ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति, गुरुत्व के प्रति, मतलब ये हमारी गुरुत्व के ऊपर बेस है। गुरुत्व कैसे होगा हमारा, ऐसे बेस हो, ऐसे होगा ना। अब जो नीचे होगा वही तो धनात्मक होगा, ये जो होगा ऊपर ये ऋणात्मक होगा। अब प्रकाश के उसमें, प्रकाश के ऊपर होगा धनात्मक, नीचे की साइड होगा ऋणात्मक, ठीक है। ये भी गुरुत्वानुवर्तन वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, अनुवर्तन पूछा जाता है। अनुवर्तन की परिभाषा, वृद्धि के कारण होने वाली गति, ये 2 प्रकार की होगी, धनात्मक ऋणात्मक। सबसे पहले गुरुत्वानुवर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पेपर में पक्का आएगा इसके बारे में, इन दोनों में से, या फिर प्रकाश अनुवर्तन के भी समझ लिया हमने। अब पढ़ेंगे रसायनुवर्तन। रासायनिक पदार्थ के उद्दीपन से प्रभावित। अब कोई हमारा रासायनिक पदार्थ है ना, रासायनिक पदार्थ, ठीक है, तो उसके थ्रू, अब उसके बेस पे समझ लो कोई रासायनिक पदार्थ हो गया, तो उसके साइड करेगी तो होगी हमारी धनात्मक रसायनुवर्तन गति, उसके ऑपोजिट करेगी तो ऋणात्मक रसायनुवर्तन गति। स्पर्श अनुवर्तन, स्पर्श के उद्दीपन से प्रभावित, ठीक है। स्पर्श में भी यही है, सेम टू सेम। अगर हम स्पर्श करेंगे उसके साइड हो रही तो धनात्मक, स्पर्श के अपोजिट साइड हो रही तो ऋणात्मक, सेम टू सेम थ्योरी यही है, बस इसके अपोजिट समझ के लिखने है, इसके हेडिंग डाल के ये वाली, रासायनिक पदार्थ प्रकाश के उद्दीपन के थ्रू, स्पर्श के उद्दीपन के थ्रू, ठीक है, बहुत इजी है। अनुवर्तन समझ में आ गया होगा आपके। अनुवर्तन की बस इंपॉर्टेंट ये है, जो हमारी गति हो रही है, वृद्धि हो रही है प्लांट में, वो 2 तरह से हो रही है। अनुवर्तन की जो है ना परिभाषा, पहले ये लिखनी है कि देखो, वृद्धि के कारण होने वाली गति, वृद्धि के कारण जो गति हो रही है ना, अब प्रकाश पढ़ा हमने, प्रकाश ऊपर की साइड, जड़ नीचे की साइड, धनात्मक ऋणात्मक। गुरुत्व में पढ़ा, गुरुत्व में धनात्मक, ऊपर की साइड ऋणात्मक, ऐसे ऐसे पढ़ना है, बहुत आसान है। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है गुरुत्व वाला, प्रकाश वाला, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया एग्जाम्पल के साथ। प्रकाश वाला ये हो गया, गुरुत्व वाला ये हो गया, ठीक है, दोनों को दोनों। छुई के पेड़ के बारे में बता दिया। अब चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो इसका अगला टॉपिक है जंतुओं में हार्मोन। तो चलिए अभी है हमारा दूसरा टॉपिक, जंतुओं में हार्मोन, ठीक है, जंतुओं में हार्मोन। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है, परिभाषा कि हार्मोन क्या होते हैं। जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है, जो हमारे शरीर में नियंत्रित एवं समन्वय का काम करती हैं। अब देखो, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, जैसे कि अधिवर्ग ग्रंथि, ऑटोग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, पेनक्रियास, जीवक ग्रंथि। मैंने आपको पढ़ा दिया ना पेनक्रियास के बारे में, ग्रंथि है। अब देखो, सबसे पहले जो हम पढ़ना है हार्मोन के बारे में। ग्रंथि की अभी हमारे चैप्टर में ग्रंथि के लिए नहीं है, हार्मोन के लिए है।
लेकिन ये जो हार्मोन रिलीज होते हैं हमारी ग्रंथि से होते हैं, जैसे कि ये एड्रेनल हार्मोन है, ये हमारा अधिवर्ग ग्रंथि से रिलीज होता है। तो इसलिए हम हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे और ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमें जो दिए हैं, लेकिन हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथि होती हैं जो अलग अलग काम है, अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जिनका काम है, ठीक है, हार्मोन्स रिलीज करना। और वह हार्मोन का काम है अपना अपना, सबका अलग अलग। तो भी हमारे ये हार्मोन है, ठीक है, 6 हार्मोन जंतुओं वाले जो हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट वाले हार्मोन, पास्पम हार्मोन। फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हार्मोन्स का। ये चैप्टर है हमारा जितने हम सुनना भी है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एड्रेनल ग्रंथि। तो पहले हार्मोन के बारे में समझ लो। जंतु हार्मोन अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का वे भाग है जो हमारे शरीर को में नियंत्रण एवं समन्वय का काम करता है। नियंत्रण एवं समन्वय। अब नियंत्रण एवं समन्वय क्या है कि मतलब कोई बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे शरीर में, ठीक है, उन सबको नियंत्रण करता है, उनका काम करता है। जैसे कि नियंत्रण करता है, जैसे आयोडीन की बहुत सारी बीमारी होती है, आयोडीन होता है, देखो ये लिखा हुआ, और थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। सब क्या काम है वो पढ़ेंगे अब हम। देखो सबसे पहला हार्मोन है हमारा एड्रेनल हार्मोन। क्या चीज? एड्रेनल हार्मोन। अभी हमारा रिलीज होता है, रिलीज मतलब स्त्राव, मतलब निकलना, जो हमारा निकलता है ना, ये निकलता है अधिवर्तक ग्रंथि से। किससे? जो हमारा एड्रेनल हार्मोन होता है अधिवर्तक ग्रंथि से निकलता है। ये पूछते हैं कि एड्रेनल हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो हमें बोलना है अधिवर्तक ग्रंथि, ठीक है। अब ये क्या काम करता है? हृदय की गति बढ़ाना, हृदय की गति को तेज करता है, जिससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलता है। अब देखो हम बहुत बार थक जाते हैं, जिसके हम भाग रहे है ना, भाग रहे ना, तो हम थक गए, हमारा दिल जो है वो जोर 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 धड़कना शुरू कर देता है। अब देखो हृदय की गति को तेज करता है, जिससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलता है। अब दिल धीरे धीरे धड़क रहा, तो पता क्यों धड़क रहा है? हमें जरूरत है इतनी ऑक्सीजन की, जितनी हमने खर्च कर दी ना, जितनी वेस्ट कर दी, इतनी ऑक्सीजन की हमें जरूरत है अपने अंदर लेने के लिए। तो इसलिए दिल दिल धीरे धीरे धड़कता है, और जितना ऑक्सीजन होता है ना, जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, इतना ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये है इसका। श्वसन दर बढ़ाता है। अब मैंने बोला था ना, भागते हुए हमें सांस की जरूरत है बहुत ज्यादा, तो इसलिए हमारा दिल तेज से धड़कता है, तो इसीलिए श्वसन दर की बढ़ाता है, जो दर होता है ना, मतलब कि उसकी क्वांटिटी, मतलब कि हमें सांस लेना है भागते हुए तेज, तो इसी तरह से अपना कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को, और इसमें आसानी देगा। मांसपेशियों में रक्त बढ़ाता है। अभी भी उसी में रिलेट है। हमारा जो ब्लड है, अगर हमारी मांसपेशियों में तो बहेगा ना, इधर उधर हम भागेंगे तो हमारी तो बहेगा ना, पर दिल तो पंप करेगा और ये इधर बहेगा, तो इसका काम सब मिलजुल के वहीं आ जाता है। देखो मांसपेशियों में रक्त बढ़ाता है, श्वसन दर बढ़ाता है, हृदय की गति को बढ़ाता है, शारीरिक दर्द का एहसास कम कराता है, करता है। अब देखो हमारे को चोट लग गई है ना, समझो मेरी चोट लग रही, ए लग गई मेरी चोट यहाँ पर, तो ये जो चोट लगी है ना, ये इसका जो दर्द होता है इसको मतलब कम कर देता है। किसी किसी में बहुत ज्यादा हार्मोन पाए जाते हैं वाले, ये एड्रेनलिन अगर ज्यादा मात्रा में है किसी किसी में, तो उसको चोट का दर्द होगा ना, वो इतना ही कम होगा, मतलब होता है लेकिन थोड़ा कम। किसी किसी में नहीं होता तो उनके बहुत ज्यादा होता है दर्द। किसी किसी में होता है तो उनके मतलब, अब हम देखो मेरे ये चोट लग रही मेरे अंदर है, सबके अंदर होता है वैसे तो। अब ये इसका ऊपर हिसाब है कि अब ये दर्द नहीं होने देने का, लग गई कम दर्द हो रहा, इस चीज का है, इसका काम है, ठीक है। अब पढ़ेंगे सेकंड हार्मोन, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन ये हमारे किससे रिलीज होता है, मतलब स्त्राव होना, मतलब निकलना, निकलना कि किससे निकल रहा है, ये निकल रहा है ऑटोग्रंथि से, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ऑटोग्रंथि थायराइड ग्लैंड। क्वेश्चन आएगा थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ऑटोग्रंथि से, थायराइड ग्लैंड जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसका काम क्या है? ऑटोग्रंथि में थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है, इसलिए नमक में आयोडीन खाया जाता है। अब सुनो, अब सुना होगा आपने 9वीं क्लास में या फिर बचपन में, आयोडीन बहुत जरूरी है हमारे लिए। वो क्यों है, वो क्यों जरूरी है? सबसे पहली बात, जो हमारा आयोडीन होता है ना, देखो ऑटोग्रंथि में थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। अब जो ऑटोग्रंथि है हमारी, इसको बनाने के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए इसको आयोडीन की आवश्यकता है। मतलब कि इस ग्रंथि को ये हार्मोन बनाने, इस ग्रंथि को ये हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता है, ठीक है। ये भी काम करेगी, ये भी आयोडीन मिलेगा। अब आयोडीन मिलेगा ऐसे कहाँ से? इसलिए नमक में आयोडीन खाया जाता है। मेन पॉइंट, नमक में हम आयोडीन खाते हैं ना, नमक की थैली पर लिखा हुआ है आयोडीन युक्त,
मतलब कि इसमें आयोडीन है, ठीक है। तो उसमें आयोडीन हमारे बॉडी में आता है, फिर ये ऑटोग्रंथि में जाता है, ऑटोग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। इसका काम क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। अब जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं तथा वसा होती है, इनको उपापचय मतलब उनका पाचन मतलब उन्हें रखना, कि किसका कितना यूज है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किस फॉर्म में रखना है, उनको उपापचय करता है, हमारे शरीर में नियंत्रण करता है, उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो दूसरा का ये काम हो गया इसका। हमारे दो हार्मोन हो गए, थायरोक्सिन का तो ये हो गया और एड्रेनल का ये हो गया। अब पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। वृद्धि हार्मोन, हमारा वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन बहुत जरूरी है, सबसे मेन मेन हार्मोन है हमारा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो देखो ग्रोथ हार्मोन, ये मास्टर ग्रंथि, हम इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं मास्टर ग्रंथि? क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि से रिलीज होती है। जो हमारा ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से रिलीज हो रहा, पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो ये हमारा पीयूष ग्रंथि से रिलीज हो रहा, तो क्या ये वृद्धि हार्मोन निकलेगा इसमें से। ये बचपन में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो ये बोनापन का कारण बनता है। अब देखो, अगर देखा होगा जो कुछ लोग होते हैं उनका साइज नहीं बढ़ पाता ज्यादा, मतलब हाइट में ज्यादा नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये हार्मोन है ना, वृद्धि हार्मोन कम होता है। क्यों होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से, जो रिलीज करता है वो ज्यादा बन नहीं पाता, तो इसकी वजह से यह हार्मोन उन्हें मिल नहीं पाता, उनकी हाइट जो है ना वही रुक जाती है। देखो यदि बचपन में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो ये बोनापन का कारण बनता है। यानी कि हमारी जो लंबाई का कारण जो हार्मोन है ना, ये है वृद्धि हार्मोन। वो आपने देखा होगा खली, जैसे कि खली, उसके अंदर कितनी हाइट है? 7 फुट, 7 से 8 फुट है ना। क्यों? वृद्धि हार्मोन की ग्रोथ है ना वो बहुत ज्यादा हो गई, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। एक तो लिमिट होती है कि इतना होना है, लेकिन अगर उससे ज्यादा, एक लिमिट इतनी है लेकिन लिमिट इससे ज्यादा चली गई तो उसकी हाइट बढ़ गई, उसके अंदर हार्मोन जो वृद्धि हार्मोन उसके अंदर ज्यादा रिलीज हो गया, स्त्राव हो गया, तो उसकी हाइट बढ़ गई। लेकिन ये जो केस है ना, ज्यादा नहीं मिलता है, कम से कम 1000 में से एक मिलते हैं। कितने? 1000 या लाख में से एक वृद्धि हार्मोन वाले, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी वृद्धि के लिए, हमारे हाइट के लिए जिम्मेदार है हार्मोन, ये वृद्धि हार्मोन है, जो हमारा पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। क्वेश्चन आएगा वृद्धि हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से इंग्लिश में। और ये काम क्या काम करता है? इसका काम है हमारे शरीर की हाइट बढ़ाना, ठीक है। इसके रुकने से हमारा बुनापन होता है शरीर में, अगर ये कम हो जाता है। अब है चौथा हार्मोन, नर में टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इन मेल। अब देखो मतलब कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ना, मेल्स में अलग होते हैं, फीमेल्स में अलग होते हैं, ये वाले। क्यों क्यों? देखो समझो, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पुरुष के अंडकोश में पैदा होते हैं। अब देखो अंडकोश, टेस्टिस, ठीक है, जहाँ पे स्पर्म बनता है, में पैदा होते हैं। ये पुरुष के यौन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए काफी जरूरी होता है। देखो मेन पॉइंट, जो पुरुष में टेस्टोस्टेरोन होंगे ना, देखो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो हमारे टेस्टिस में, यानी कि टेस्टिस में बनेंगे, उसकी वजह से ही हमारे इसमें स्पर्म बनता है, उसकी वजह से ही जो ये पुरुष होते हैं यौन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए काफी जरूरी होते हैं। अगर किसी के अंदर ये नहीं पाया जाएगा ना, तो उसके अंदर एबिलिटी नहीं होगी फादर बनने की, ठीक है। अगर किसी के अंदर ये हार्मोन नहीं पाया जाएगा, कम होगा, तो उसमें एबिलिटी नहीं होगी फादर बनने की, ठीक है। इसी तरह फीमेल में है, मादा में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन इन फीमेल। ये हार्मोन महिला के अंडकोश में पाया जाता है। यह महिला के प्रजनन व यौन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए काफी जरूरी माना जाता है। अब देखो ये भी पाया जाता है अंडकोश में, महिला के में पैदा होता है। ये महिला के प्रजनन व यौन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए काफी जरूरी होता है। अभी ये भी सेम टू सेम ऐसा ही जैसा मेल में था, जैसे नर में था ऐसा ही मादा में, अंडकोश में पैदा हो रहा, अंडकोश में पैदा हो रहा। काम क्या है? प्रजनन में यौन स्वास्थ्य, इसमें भी यौन स्वास्थ्य। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग। फीमेल में क्या बोलेंगे? एस्ट्रोजन, मेल में क्या बोलेंगे? टेस्टोस्टेरोन, यानी कि नर में बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन, मादा में बोलेंगे एस्ट्रोजन। अब इसमें क्या एबिलिटी होगी? अगर ये किसी फीमेल के अंदर नहीं पाया जाएगा तो ये भी मदर बनने की एबिलिटी नहीं होगी उसके अंदर, अगर ये हार्मोन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हार्मोन बहुत जरूरी है, सारे जरूरी हैं। अब वृद्धि नहीं होगी, देखो अभी हमारा इंसुलिन, इंसुलिन मधुमेह, शुगर वाले लेते हैं। इंसुलिन सुना होगा ना आपने, बहुत कॉमन इंजेक्शन है इंसुलिन का। शुगर भी पता है आजकल 10 में से 1 के घर में हो जाएगी शुगर, ठीक है। ये हार्मोन शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। शर्करा स्तर, शुगर, ठीक है, मतलब कि मधुमेह वहाँ काम आता है
जहाँ हमारी शुगर ज़्यादा होती है। अगर हम ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, अगर हमें भी नुकसान दे रहा, तो हमें इंसुलिन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि शुगर में बहुत ज़्यादा काम करता है, उसको नियंत्रित करने में सहायता करता है। हमारे अंदर शुगर ज़्यादा हो रही, तो हमने इंसुलिन का इंजेक्शन ले लिया, तो उसको कंट्रोल करेगा, तो इसको ज़्यादा होने नहीं देने का। और ज़्यादा होगा तो हमारे अंदर बीमारी होगी। देखो ये पढ़ो आगे, यह ना हो या कम हो, यह ना हो यानी कि हार्मोन हार्मोन ना हो या कम हो तो रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है। अगर हार्मोन नहीं है या फिर कम है, तो हमारा जो ब्लड है ना, उसमें जो शुगर यानी कि शर्करा का स्तर है, लिमिट है, वो बढ़ जाता है। और कई हानिकारक प्रभाव होते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, शुगर से। आपने देखा होगा कि शुगर वाले की चोट वगैरह लग जाती है, वो भी ठीक नहीं होती जल्दी से। मधुमेह के रोगी उपचार के रूप में इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। अब जो शुगर के मरीज होते हैं ना, वे ज़्यादातर इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन होती है उसका उसकी बॉडी में उनको इंजेक्शन सक करते हैं, बॉडी इंसुलिन बॉडी में जाएगी, तो उसको हार्मोन को कंट्रोल सॉरी शुगर को कंट्रोल करेगी, ठीक है। ये हार्मोन शुगर को कंट्रोल करेगा। साफ सीधी बात ये है कि जो इंसुलिन हार्मोन है, ये बॉडी में शुगर को कंट्रोल करेगा, ज़्यादा होने नहीं देने का, अगर इसका यूज़ करेंगे। मेन पॉइंट हमारे पूरे हो गए कंप्लीट। ऐसे लिखना है, एड्रेनल एड्रेनल हार्मोन कहाँ से निकलता है? अधिवर्तक ग्रंथि से, ठीक है। कहाँ से? अधिवर्तक ग्रंथि से। इसके लिखने कमेंट, इसके बारे में लिखने आ रहा है तो ये लिखना है, मतलब कि निकलना मतलब स्त्राव होना। थायराइड ग्रंथि का स्त्राव होता है, सॉरी थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है, ये होता है ऑटो ग्रंथि से। जो वृद्धि हार्मोन का स्त्राव होता है पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि से। जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है, इसका स्त्राव कहाँ से होगा? अग्नाशय से। नर में टेस्टोस्टेरोन, मादा में एस्ट्रोजन। ये पढ़ लिया हमने, टेस्टोस्टेरोन मर्द में, नर में, और मादा में एस्ट्रोजन। ये सारे हार्मोन है, ठीक है। देखो एड्रेनल ये भी हार्मोन है। अभी आपको कुछ और समझ लो, ये सारे हार्मोन्स के नाम है। हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, जो हमारा स्त्राव हो रहा कहाँ से? ये स्त्राव हो रहा हमारा ऑटो ग्रंथि से, थायराइड ग्लैंड से। वृद्धि ग्रोथ हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि से, ये हार्मोन ये इंसुलिन निकलिया ये लास्ट। या तो ये कहीं लिख लेना है, या फिर जो मैं बोल रहा ना मेरे थ्रू लिख लेना, जो नोट्स बनाने हैं आपको, नोट्स बना के याद करना उसको, तो ये भी समझ में आएगा, ये भी लिखा जाएगा पेपर में। एक बार देखो मैंने ये पढ़ा दिया, आपने इसे जू को तू उतार लो, परिभाषा लिखो, जब तुम हार्मोन हेडिंग डाल दो, परिभाषा लिखो, इसकी परिभाषा ये जो है ये है इसके हार्मोन लिखो, और इसकी ग्रंथि लिखो, किस ग्रंथि से रिलीज हो रहे लिखो, उसका आगे इसके काम लिखो, हार्मोन लिखो, नाम लिखो हार्मोन का, इसके काम लिखते रहो। बस समझ में आ गया। ऐसे ही नोट्स में जाके लिख दो पेपर में, 100 में से 90 तो ही आएंगे आपके, ठीक है। 100 पे 100 तो आते नहीं किसी भी। अब देखो पांचवा हार्मोन, अब हम करेंगे पांचवा हार्मोन की बात, हार्मोन्स इन प्लांट्स। अब सबसे पहला हार्मोन होगा हमारे यहाँ ऑक्सिन, हमारा इसमें ऑक्सिन हार्मोन इन प्लांट, पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार। कितना आसान सा है ना। नंबर 1 ऑक्सिन हार्मोन, नंबर 1 हो गया ऑक्सिन हार्मोन, पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार। पौधों की वृद्धि के लिए, जंतु की वृद्धि के लिए जिम्मेदार था हमारा वृद्धि हार्मोन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है ऑक्सिन। जिम्मेदार मतलब कि काम करना, जो काम करेगा ना पौधों की वृद्धि के लिए, वे ये वाला काम करेगा पौधों की वृद्धि के लिए, ऑक्सिन हार्मोन। अब है हमारा जिबरेलिन, फल खिलाने नहीं फूल खिलाने का कार्य करता है। अब जो हमारा प्लांट में फूल खिलते हैं, जब तो फल बनते हैं, फूल से फल बनता है ना, तो जो काम करेगा जिबरेलिन करेगा। मतलब कि जो इसे भी बोल सकते हैं कि फल भी बोल सकते हैं, फूल एक ही बात है, फूल बनेगा तो फल बनेगा। फूल खिलाने का कार्य करता है जिबरेलिन। जितना ज़्यादा जिबरेलिन होगा प्लांट में, इतने अच्छे फ्रूट्स आएंगे, उस पर वेजिटेबल्स आएंगे, सब्जियां आएंगी, फल आएंगे। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन कराता है। अब पौधों में कोशिका विभाजन, प्लांट में कोशिका विभाजन होता है, वे किसके थ्रू होता है? उसकी सेल्स में कोशिका विभाजन होता है साइटोकाइनिन की वजह से, ठीक है। साइटोकाइनिन की वजह से कोशिका में विभाजन होता है। एब्सिक्स अम्ल पौधों की वृद्धि को रोकता है। आप देखो यूकेलिप्टस देखा, यूकेलिप्टस प्लांट होते हैं लिप्टिस के, इसमें वृद्धि बहुत ज्यादा, ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, वो लंबे लंबे जाते हैं, कम से कम 20 फीट, 15 फीट, 25 फीट इस तरह हो जाते हैं। लेकिन इनकी एक अपनी लिमिट होती है, पौधों की वृद्धि को रोकता है। पौधे की वृद्धि को कहाँ रोकता है? 10 फुट पे, 12 फुट पे,
15 फुट पे एक लिमिट होती है। इस पौधे की इतनी लिमिट है, समझो इसकी 12 फुट लिमिट है, तो ये 12 फुट होती है ना, एब्सिस अम्ल ये रिलीज हो जाएगा, एसिड रिलीज हो जाएगा और इसको वृद्धि को रोक देगा 12 फुट पे। ठीक है, तो उसका काम क्या है, मेन पौधे की वृद्धि उसके लिमिट के अनुसार होने पे उसको रोकना, पौधे की वृद्धि में रोक को रोकता है। एथिलीन पौधों की फलों को पकाने का कार्य करता है। अब देखा होगा आपने, फल लग रहे अभी कई यूज है नहीं, कच्चे रहेंगे, पकेंगे भी तो ना, पकेंगे ना। हमारा सेब लग रहा प्लांट, सेब लग रहा है प्लांट पे, तो पकेगा ना, उसको पकाने के लिए किसका, आम लग रहा है, आम को पकाने के लिए किसका यूज होगा, एथिलीन, जो प्लांट में पाया जाता है, पौधों के फलों को पकाने का कार्य करता है। अब क्वेश्चन आएगा, ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन किसके लिए जिम्मेदार है, पौधे की वृद्धि के लिए, पाथोम हार्मोन के लिए। ठीक है, पाथोम हार्मोन है ना, उसके लिए क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीजन किसके लिए जिम्मेदार है, वृद्धि के लिए, जिबरेलिन किसके लिए जिम्मेदार है, फूल खिलाने के लिए, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए, और एब्सिस अम्ल पौधों की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, अभी एथिलीन पौधे के फलों को पकाने का कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट इसके बारे में पूछते हैं, एब्सिस इसके बारे में पूछते हैं, एथिलीन ये भी इंपॉर्टेंट है, जिबरेलिन पक्के याद करने हैं आपको, आसान से है, बहुत इजी है, एक बार लिखना 3-4 बार पढ़ना, याद हो जाएंगे। अब देखो हमारी सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड चैप्टर मतलब बायोलॉजी का, ये जो आपकी क्लास 10 का अध्याय 7 है ना, इसका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने पढ़ लिया, लास्ट में ये थे बस टाइटल कि जंतु में हार्मोन, प्लांट में हार्मोन, जो हमने पहले पढ़ा टॉपिक। तो इस तरह से आपको जो वीडियो है ना अपने दोस्तों पे शेयर करनी है, समझ में आया ना, अच्छे से समझाया बिल्कुल। देखो हार्मोन के हार्मोन कार्य, उनके सारे काम, हार्मोन उनके कार्य उनके काम, तो आपको ये सारे देखो, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों पे, क्योंकि हम सारी वीडियो बनाएंगे जो 10वीं क्लास की है ना, सारी वीडियो। आप फिर 11th में आओगे, 11th की भी बायोलॉजी की वीडियो बनेगी, अब 12th में आओगे, 12th की भी बायोलॉजी की वीडियो बनेगी। इस तरह कर करके सारे टॉपिक अब कंपटीशन के लिए, नीट के लिए, सभी के लिए मैं एक एक करके टॉपिक करके बनाऊंगा। लेकिन अभी आपके लिए बना रही, क्योंकि 10th क्लास के पेपर हैं 18 फरवरी से, तो इसलिए पहले स्टार्ट कर दिया इसका, कि आपकी समझ में आ जाए, आपके पेपर जो है ना अच्छे जाए। ठीक है, जो वीडियो है ना आपको बस शेयर करनी है दोस्तों पे, वो बोलना है इनको कि वीडियो अपने दोस्तों पे शेयर करें, जिससे कि उनके भी समझ में आ जाएगा। बढ़िया, अब ये तो नहीं कि आपको अकेले के लिए पढ़ना है ना, तो ठीक है, थैंक यू।